हाँ, क्वेश्चन सीरीज नंबर 7 है आज। इसके अंतर्गत भी हम 20 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जेलोस्की से जुड़ा हुआ। इनका स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को पढ़िए आपको बताना है कि ये आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। लोस्की यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या होगी, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जिसमें व्यक्ति अपनी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर सके या उनको बाहर निकाल सके। ऐसा माहौल आपको कहाँ मिल सकता है? तो ऐसा कुछ इनके द्वारा कहा जा रहा है यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में। तो आगे इसमें पूछा गया है कि एच.जे. लॉस्की निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त कथन में निहित विचार की अभिव्यक्ति करता है? तो पहला स्टेटमेंट है ये है, स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। क्या आपको ये सब दिखाई देता है इस स्टेटमेंट के अंतर्गत? सेकंड है, स्वतंत्रता वह है जिसकी कानून आज्ञा देता है। तीसरा है, स्वतंत्रता मनचाहे कार्य करने की क्षमता है। और अंतिम है हमारा, स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। ओके, यानी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाती है इसके अंतर्गत, स्वतंत्रता के अंतर्गत मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए। ओके, मानव का जो व्यक्तित्व है यानी मानव के जो आंतरिक गुण है उनका डेवलपमेंट या वो बाहर कैसे आएंगे, तो वो बाहर आ सकते हैं यदि उनको लिबर्टी मिलती है, स्वतंत्रता उनको मिलती है। तो ऐसा इनके अंतर्गत कहा गया है एच.जे. लॉस्की द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको इससे कनेक्ट करना है और ये इससे कनेक्ट आराम से हो रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है, क्या इसको हम प्राप्त कर सकते हैं? तो पहला है यहाँ पर उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत, उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उदारवादी व्यवस्था यानी ये फोकस है इनका स्वतंत्रता के ऊपर। ओके, तो इसको हम इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, तो ये हटा दीजिए। सेकंड है इसमें समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत, तो समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत फोकस किया जाता है समानता के ऊपर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक है इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को यदि आप कंबाइन करोगे, इनका मिक्स रूप आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसी में देखने को मिलता है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतंत्र जहां पर स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है, आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए प्रयास राज्य के द्वारा किए जाते हैं। और दूसरा शब्द है यहाँ पर समाजवाद, यानी समाज अपने पास में ज्यादा से ज्यादा अधिकार रखेगा और सबके लिए काम यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता को लाने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे इसमें ये जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। स्वतंत्रता और समानता यहाँ पर आ सकती है, समानता यहाँ पर लाया जाएगा समाजवाद के द्वारा और डेमोक्रेसी के द्वारा यहाँ पर स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए जाएंगे जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे और समानता लाने का प्रयास सरकार के द्वारा अपनी कुछ प्लानिंग, हाँ, अपना कुछ प्लान बनाएगा उसके द्वारा समानता लाने का प्रयास किया जाता है। और अंतिम हमारा आदर्शवाद के अंतर्गत, तो आदर्शवाद के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई विचार आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। इसका समानता के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? विशेषाधिकारों का अभाव, क्या ये बात ठीक है? ओके, आगे इसमें सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। उसके बाद में है जाति, धर्म तथा रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। और लास्ट है हमारा संसाधनों तथा संपत्ति का समान वितरण करना। तो विशेषाधिकारी का अभाव यहाँ पर हो जाएगा समानता के अंतर्गत। जब फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, तो समानता लाना उनका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। वहां पर कुछ लोगों को विशेषाधिकार होता है और ये क्रांति इसलिए हुई क्योंकि इन विशेषाधिकारों को समाप्त करना था।
तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। दूसरा है सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी जो व्यक्ति अभाव में है, जिनके पास कुछ है नहीं, तो उनको अपॉर्चुनिटी देना, यानी कुछ रिजर्वेशन उनको दे देना या कुछ अन्य सहूलियत देना, उनको कुछ अलग कुछ उनके लिए प्लान हम बना सकते हैं, जो गरीब तबका या जो वंचित वर्ग है उनके लिए काम किया जा सकता है। तो ये भी इसमें ठीक है। अगला है इसमें जाति, धर्म तथा रंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना। यह सब तो हमारे आर्टिकल में लिखे हुए हैं, तो ये भी समानता से जुड़ा हुआ है। और अंतिम है हमारा संसाधनों तथा संपत्ति का समान वितरण। तो समान वितरण की बात समानता के अंतर्गत इनका प्रमुख लक्षण नहीं है। ओके, समान वितरण होना चाहिए संसाधनों और संपत्ति का, ऐसा नहीं है। समान वितरण लाने का प्रयास किया जाता है, विषमता को समाप्त करने का प्रयास समानता की अवधारणा में किया जाता है। लेकिन आप ये कहोगे कि संपत्ति का समान वितरण हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो मेन फोकस किस पर किया जाता है इसमें? विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, विकास के कुछ अवसर दिए जाते हैं, और जाति, धर्म और रंग या संस्कृति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर सही आंसर होगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर है अगला 4th नंबर, और ये रहा क्वेश्चन 4 नंबर। प्रत्येक राज्य को उसके अधिकारों की व्यवस्था से जाना जाता है। ओके, एक बार जूम करके देख लेते हैं स्टेटमेंट। प्रत्येक राज्य को उसके अधिकारों की व्यवस्था से जाना जाता है। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास में है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। तो अधिकार क्या है? सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जिनके बिना मानव अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार एक तरह से स्वतंत्रता को हम बोल सकते हैं, या कुछ विशेष उनको मिल सकता है ऐसे में। तो इससे क्या होगा? वो समाज के विकास के लिए सर्वोत्तम समाज के विकास के लिए काम कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं जिसके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, और व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास समाज के साथ में करता है। और जब व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं, तो उसमें समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकार मिलते हैं। और जब व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता मिलता है, तो वो आंतरिक जो गुण है व्यक्ति के अंतर्गत, उनका डेवलपमेंट आराम से कर सकता है। तो ऐसे में अधिकार यदि होंगे तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होगा। और पहला है यहाँ पर राज्य को उसके अधिकारों की व्यवस्था से जाना जाता है। ओके, वो राज्य सर्वश्रेष्ठ होगा जहां पर अधिकार ज्यादा दिए जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार के कई सारे स्टेट्स होते हैं जिनको हम अधिकारों के लिए जानते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, और इन दोनों का जो रिलेशन है वो भी पॉजिटिव है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर करता है, तो 4 नंबर में आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में वर्गीकृत किया? यानी क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के रूप में, और ये दिया गया था आइजिया बर्लिन के द्वारा। आइजिया बर्लिन अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, दो प्रकार से स्वतंत्रता को डिफाइन करते हैं, एक है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और यहाँ पर ये जो जुड़े हुए हैं वो है नेगेटिव लिबर्टी से जुड़े हुए हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े हुए विचारक है आइजिया बर्लिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लिबर्टेरियन स्कॉलर है ये, या लिबरलिज्म से ये जुड़े हुए हैं। जो उदारवाद का जो अवधारणा है, यानी स्वेच्छातंत्रवाद है, लिबर्टेरियनिज्म है, वहां से ये जुड़े हुए हैं आइजिया बर्लिन। तो ये सभी जो विचारक है जो स्वेच्छातंत्र से जुड़े हुए हैं, वो सभी नेगेटिव लिबर्टी के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 6 नंबर। ये आपको अगले वीडियो में समझाएंगे कि क्या था बर्क और पेन का विवाद, और इसके अंतर्गत हम मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को भी शामिल हम करेंगे। एडमंड बर्क, पेन, और इसके अंतर्गत मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, इन तीनों का कुछ राइट्स को लेके और मानव के अधिकारों को लेके कुछ
पुरुष है, महिला है, इनके अधिकारों को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता है, लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो इनको हम अगली क्लास में हम देखेंगे कि क्या था बर्क पेन विवाद, या हम कह सकते हैं बर्क के साथ में हम मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट को भी हम समझेंगे। तो वहाँ थोड़ा ठीक से देखेंगे। यहाँ केवल आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर है, ये 6 नंबर क्वेश्चन। तो पहला इसमें अधिकारों के संदर्भगत या सार्वभौमिक होने के नाम पर क्या इनके बीच में कुछ विवाद था। ओके। सेकंड इसमें अधिकारों के वास्तविक या काल्पनिक होने के नाम पर, या अधिकारों के ऐतिहासिक या प्राकृतिक होने, या अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने। तो इसका जो आंसर है, इसका डी इसका आंसर होगा। अधिकारों के आर्थिक या और राजनीतिक होने पर इनके बीच का जो विवाद था वो केंद्रित नहीं था, बाकी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट था। आइडियल जो कन्फ्लिक्ट की हम बात करते थे वो था इनके बीच में। तो किस किस में था, संदर्भगत और सार्वभौमिक। क्या अधिकार ऐसे होते हैं, क्या अधिकार वास्तविक और काल्पनिक होते हैं, क्या अधिकार ऐतिहासिक और प्राकृतिक होते हैं। तो इन सब को लेकर यहाँ पर इनके बीच का विवाद था, जो कि हम अगले क्लास में समझेंगे, जो कि हमारा जो नेक्स्ट सीरीज होगा उसमें 8 नंबर में हम इसको डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। इसका आंसर है वो डी हो जाएगा। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएगा, ये किसने कहा। तो ऐसी बात कौन कर सकता है, लॉस की, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या वाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। यदि सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो उनको अधिकार देने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके। सभी व्यक्ति जब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो वो दूसरे का जो राइट्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, सब अपने अपने काम करेंगे। तो किसी दूसरे को अलग से इनको राइट्स देने की आवश्यकता नहीं। जब व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो एक तरह से सभी को यहाँ पर अधिकार मिल जाता है। ओके। तो इस प्रकार की बात किसके द्वारा कही गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई कि अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएगा, अपने आप आपको अधिकार मिल जाएगा। इसके लिए अलग से अधिकारों की आपको आवश्यकता नहीं है। सभी व्यक्ति जब कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने अपनी एक जो लिमिट्स होती है व्यक्ति की, उसको बाहर नहीं जाएंगे। ओके। मान लेते हैं दो व्यक्ति है, ए और बी, इसके कुछ कर्तव्य हैं, ओके, और इसके भी कुछ कर्तव्य हैं। जब ए व्यक्ति अपना पूरा काम कर रहा है, जो इसका काम है वो सभी काम कर रहा है, और बी व्यक्ति है ये भी अपना काम कर रहा है, तो अलग से इनको अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। इनको अपने आप ही अधिकार मिल जाएगा। एक दूसरे की जो सीमा है उसको क्रॉस नहीं करेंगे ये। ओके। जब वो क्रॉस ही नहीं करेंगे, इनके बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो व्यक्ति को अपनी अपनी स्वतंत्रता मिलती रहेगी, व्यक्ति को अधिकार मिलते रहेंगे। तो ऐसे में क्या जरूरी है, ऐसे में जरूरी है सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 8, संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है, स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से, या उपयोग में से किसी से नहीं। तो आर्टिकल नंबर 14 आपने पढ़ा है। ओके। तो आर्टिकल नंबर 14 में ये सब बातें लिखी गई है। जो भारत है, भारत में किससे जुड़ा विचार है, समानता के विचार से जुड़ा हुआ संरक्षात्मक भेदभाव का विचार है। ये क्या था, इसको मैंने शायद पहले भी आपको बता दी है कि ये क्या होता है। यानी समाज में समानता लाने के लिए भेदभाव किया जा सकता है। कुछ क्लास है जिनके साथ में अतीत में या भूतकाल में उनके साथ में ठीक से व्यवहार नहीं हुआ है, उनको हम समानता लाना है, उनके साथ में न्याय को स्थापित करना है। तो उसके लिए असमान व्यवहार हम कर सकते हैं। यानी आरक्षण का जो आधार है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। रिजर्वेशन का आधार क्या है, यही तो है, यही तो है, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं है। मान लेते हैं, मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए। ये उदाहरण एनसीईआरटी बुक में भी शायद लिखा हुआ। एक पेड़ है ये, ओके, ये पेड़ है और इसके एप्पल लगा हुआ है। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति है,
एक व्यक्ति है जिसका हाइट इतना बड़ा है, दूसरा व्यक्ति है जिसका हाइट इतना बड़ा है और तीसरा है इतना बड़ा। अब इनको कहा गया कि आप सेब तोड़ लीजिए, तो ये जो बड़ा वाला व्यक्ति है ये तो जल्दी जल्दी सेब तोड़ लेगा, ये छोटा है इसको कम सेब मिलेगा, और ये सबसे छोटा है इनको तो बहुत परेशान होना पड़ेगा, बहुत कम सेब मिलेगा। यदि इसको 20 मिलता है इसको 10 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। तो ये तो गलत है ना, ये सही नहीं है व्यवस्था के लिए, ये एक तरह से इनके साथ में अन्याय हो गया। अब हमें न्याय को स्थापित करना है, तो न्याय को स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट व्यक्ति है सी बी ए, ये जो सी व्यक्ति है इसको हम कुछ छूट दे देंगे। ओके, हम कहेंगे कि आपके नीचे एक टेबल लगा देते हैं, एक इतना बड़ा टेबल लगा दिया। जब हम इनके नीचे टेबल लगा देंगे, ओके, इनके नीचे ऐसा कुछ टेबल लगा दिया और फिर कहेंगे कि अब तोड़ लीजिए। तो अब क्या हुआ, हमने इनके साथ में कुछ विशेष प्रकार का व्यवहार किया, इनके साथ में हमने असमान व्यवहार किया। किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। हमने इनको कुछ छूट नहीं दिया, लेकिन हमने जो सी था उसको कुछ छूट दे दी कि आपको विशेष की आवश्यकता है, आपको कुछ अलग देने की आवश्यकता है, इसलिए हमने सी के साथ में कुछ विशेष किया, कुछ अलग किया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं संरक्षात्मक भेदभाव, यानी समानता स्थापित करने के लिए असमान व्यवहार किया जा सकता है, यानी न्याय को स्थापित करने के लिए असमान व्यवहार किया जाए तो वो गलत नहीं होगा। ये सब लिखा गया है आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत, समानता के विचार से जुड़ा हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 9, कानून का शासन का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या उपयुक्त सभी। तो कानून का शासन होगा तो ये सब हम शामिल कर लेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन सबको हम शामिल करते हैं। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता कौन सी है। तो 3 प्रकार की सत्ता की बात इनके द्वारा की जाती है, एक है परंपरागत, दूसरी है चमत्कारी और तीसरी है लीगल रैशनल। ओके, लीगल रैशनल। तो यहाँ पर बात की जाती है लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। ये पहले के समय था परंपरागत था, क्लासिकल की हम बात करते हैं, सॉरी ट्रेडिशन में हम बात कर सकते हैं। ट्रेडिशन में आप जाओगे तो यहाँ पर परंपरागत अथॉरिटी थी। दूसरा कौन सा, चमत्कारी, यानी कोई एक नेता ऐसा हो सकता है जिसकी सभी बात माने, जैसे हिटलर की हम बात कर सकते हैं। ओके, उनकी बात सभी मानते थे, तो वो क्या एक चमत्कारी अथॉरिटी की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, वो वैसा ही था। और तीसरा कौन सा, लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो कि प्रेजेंट समय में जब ब्यूरोक्रेसी आती है, आधुनिक समय में जब ब्यूरोक्रेसी आती है तो इसी लीगल रैशनलिटी के साथ में आती है, जहां पर आपका एग्जाम लगेगा, आपको अंदर देखा जाएगा कि आप रैशनल हो कि नहीं, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप काम करना शुरू करोगे। तो ये क्या है, ये है लीगल रैशनल। ओके, ये हो गया लीगल रैशनल। तो ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 11, कौन सा वैधता का आशय बताता है, यानी जो अथॉरिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पर ये बताया गया है। ओके, सॉरी, ये पूछा गया है कि वैधता क्या होती है। तो पहला क्या है, इसका तात्पर्य है प्रभावशील राजनीतिक व्यवस्था से, क्या ऐसा कुछ होता है। दूसरा यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि एक ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना की प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इसका क्या आशय, एक ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उससे कायम रखना की प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ऐसा माहौल बनाना और उनकी सभी बात माने। जो सरकार है, सरकार के पास में इस प्रकार की अथॉरिटी यदि है तो उसका अर्थ ये होगा उनकी बातें सभी लोग मान रहे हैं। ओके, और वो ये बताएंगे कि जो व्यवस्था है वो सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो अथॉरिटी को हम इसी प्रकार से डिफाइन हम कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है 12 नंबर क्वेश्चन। प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पूछा क्वेश्चन है और इसमें दोष पूछा गया है कि इसमें क्या कमियां होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंतर्गत। तो पहला, इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव, दोष पूछा आपको। ओके,
तो ये ठीक है, उनके बीच में समन्वय नहीं होता, कोऑर्डिनेशन इनके बीच में नहीं होता। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सेपरेशन होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होगा, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सेपरेशन होगा। इन दोनों में अलग-अलग लोग होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे नहीं होंगे। जैसे अमेरिका, अमेरिका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। और दूसरा इसमें ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति के तानाशाह बन जाने की आशंका। क्या ये दोष है? हाँ, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तीसरा यहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्यों का जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न होना। और लास्ट है युद्ध और संकट काल में उपयुक्त नहीं होना। तो ये भी आपके सामने एक ऑप्शन है, लेकिन दोष की हम बात करें तो ये सही होगा, राष्ट्रपति के तानाशाह बन जाने की आशंका। ऐसी संभावना यहाँ पर बहुत कम होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि यदि ठीक में यदि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वो तानाशाह हो जाएगा, ऐसी संभावना नहीं होती है। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संसदात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो ये हो गया पहला, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, ये हो गया प्रेसिडेंटियल हो गया, और ये फेडरल सिस्टम हो गया, और लास्ट हो गया यूनिटरी शासन व्यवस्था। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही से मिलाया हुआ नहीं है, ये पूछा गया है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है, ब्रिटेन में तो है, होती है संसद। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम का है ब्रिटेन, और ब्रिटेन से भारत ने लिया, तो ये बात भी ठीक है। और जर्मनी के अंतर्गत भी ये सब व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। इसको कैसे ध्यान में रखोगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, जहां पर पीएम पावरफुल होगा। आपने कभी सुना है अमेरिका का पीएम? नहीं, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। भारत में आप सुनते हो पीएम का नाम सुनते हो आप, जर्मनी के अंतर्गत भी आप पीएम या चांसलर इनका नाम सुनते हो, और ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री का नाम सुनते हो। ऐसे थोड़ी सुनोगे कि ये है ब्रिटेन का राष्ट्रपति, ये है भारत का राष्ट्रपति, या ये जर्मनी का राष्ट्रपति। इन नाम को हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, और जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं होगा वहां पर प्रधानमंत्री का जो पावर है वो अधिक होता है, और वही अक्सर हमें सुनने को मिलता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में हम बार बार सुनते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति, और दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति, और लैटिन अमेरिका के राज्य। तो यहाँ पर सभी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तीसरा है फेडरल सिस्टम। तो इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस, क्या यहाँ पर फेडरल सिस्टम है? क्या सब में है? इंग्लैंड की हमने अभी बात किया, तो यहाँ पर फेडरल सिस्टम कहाँ से आ गया? यहाँ पर कौन सा सिस्टम है? यहाँ पर है यूनिटरी। तो इसको आप हटा सकते हो। सी नंबर जो आंसर है, सॉरी जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक से मिलाया हुआ नहीं है। जो फेडरल सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है इंग्लैंड के अंदर। तो कहाँ कहाँ पर है? अमेरिका, अमेरिका के अंतर्गत ये है। तो अमेरिका में है, तो एक कनाडा में भी है, कनाडाई मॉडल हमने लिया है फेडरल सिस्टम का, और एक हो गया भारत। तो अमेरिका, कनाडा और भारत ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, और इसके साथ में आप नोट कर सकते हो एक और ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों के अंतर्गत फेडरल सिस्टम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ये 14 नंबर, केसी हेयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के हास का क्या अर्थ है? इनका जो कॉन्सेप्ट है केसी हेयर का, तो उसमें वो जब व्यवस्थापिकाओं के हास की बात करते हैं तो उसका मीनिंग आखिर क्या होता है? तो पहला, इसमें उनकी कानूनी शक्तियों में कमी। हास का क्या अर्थ होगा? यहाँ पर डिक्लाइन की बात की जा रही है, लेजिस्लेटिव जो पावर है उनका। ओके। दूसरा, इसमें उनकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति में उन्नति, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा है दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थितियों में उतार। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी, कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपको नहीं पता है कि केसी हेयर कौन था, लेकिन आपके पास में शब्द है यहाँ पर व्यवस्थापिकाओं के हाथ से,
यहाँ पर पावर है वो डिक्लाइन हुआ है, व्यवस्थापिका के पास में जो पावर थी वो पहले ज़्यादा थी, अभी जो पावर है वो कार्यपालिका के पास में आ गई है, मीन्स प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास में पावर अधिक आ गई है। तो ऐसे में उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है। पहले व्यवस्थापिका पावरफुल होती थी और धीरे-धीरे कार्यपालिका ने अपनी शक्तियाँ बढ़ा ली, इसका मीनिंग यही होगा। क्वेश्चन नंबर है 15, संवैधानिक सरकार क्या होती है? एक आसान सा क्वेश्चन है ये 15 नंबर। तो ये क्या होता है संवैधानिक सरकार? इसका अर्थ होता है सीमित सरकार, संविधान युक्त सरकार, सरकार जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हो या सरकार जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। तो ये बिल्कुल नहीं होगा दो। संविधान युक्त सरकार ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसका जो मीनिंग होगा वास्तव में वो है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ होगा सीमित सरकार, जहां पर सरकार के द्वारा वही काम किए जाएंगे जो कि संविधान में लिखे गए हैं, संविधान का उल्लंघन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और जब आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद आप पढ़ते हो तब भी आपको ये मिलता है, ये क्वेश्चन वहां आपको मिलेगा कि आखिर संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है जहां पर सीमित सरकार हो। क्वेश्चन नंबर है अगला 16 नंबर, एक आसान सा क्वेश्चन है ये भी। और पहला है विधि का शासन, दूसरा है पावर का यहाँ पर सेपरेशन, तीसरा है यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार और लास्ट में इसमें एक तत्ववाद। तो चार ऑप्शन है आपके पास में, देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो पहला है विधि का शासन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? डायसी से, ए में 4 हो जाएगा। ओके, दूसरा है यहाँ पर पावर का यहाँ पर सेपरेशन की बात किन के द्वारा की जाती है? मोंटेस्क्यू के द्वारा। पावर सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है मोंटेस्क्यू के साथ में जुड़ा हुआ, ये आसान सी बात है। और तीसरा है नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल जो राइट्स है वो है जॉन लॉक के। ओके, तो ये हो गया सी में थर्ड, और लास्ट में जो एक तत्ववाद है वो है डी में सेकंड हो जाएगा। एक तत्ववाद यानी जो सॉवरेनिटी है वो किसी एक में ही होती है, यानी सरकार के अंतर्गत सॉवरेनिटी होगी, उसके पास में ही सुप्रीम पावर होती है, जैसा वो कहता है, यानी संविधान या सरकार या राज्य जैसा कहता है वैसा ही आपको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर ऑस्टिन के द्वारा की जाती है। ये सॉवरेनिटी का जो चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। उदार संविधान शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है। जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है या लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, उदार संविधानवाद, उसके अंतर्गत शक्तियों का संकेंद्रण पर बल दिया जाता है। क्या ये बात ठीक है? क्या वहां पर पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है उदार संविधानवाद के अंतर्गत? दूसरा है शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वेच्छाचारिता की ओर ले जाता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, सॉरी सेकंड ये स्टेटमेंट है आपका। तो अब देखिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसमें। तो उदार संविधान में जहां पर लिबरलिज्म होगा, जहां पर डेमोक्रेसी होगी, वहीं पर तो उदार संविधानवाद होगा। तो ऐसे में यहाँ पर पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, वहां पर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण होता है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है पहला ये गलत हो गया। यहाँ पर सेकंड है आपके पास में शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वेच्छाचारिता की ओर ले जाता है, यानी पावर का जैसे जैसे सेंट्रलाइजेशन होगा वैसे वैसे शासन के पास में पावर अधिक आ जाएगी और वो तानाशाह बन सकता है। तो ऐसी संभावना बनती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पावर का सेंट्रलाइजेशन एक व्यक्ति के पास में हो जाएगा तो वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आर सत्य है यहाँ पर और ए असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, और ये है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर, पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है। जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें
न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है, क्यों हुआ है? वहां पर जुडिशरी के पास में पावर आया है या जुडिशरी लगातार पावरफुल है, उसका कारण क्या है? वो अपना डेवलपमेंट लगातार कर रहा है जुडिशरी, इसका क्या कारण है? ये आपसे पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन पहला है संविधानों के द्वारा न्यायपालिकाओं को अधिक शक्तियां दी गई, ये बात है। क्या ठीक है ये? दूसरी है यहाँ पर शक्ति के पृथक्करण की स्वीकृति। दूसरा है, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश कैसे या मानवाधिकारों की रक्षा। दो ऑप्शन आपके पास में संविधानों के द्वारा न्यायपालिका को अधिक शक्तियां दी गई है। संविधान के द्वारा न्यायपालिका को शक्ति दी गई, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी ठीक है कि पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन किया है आपने, जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यानी सेपरेशन ऑफ पावर आपने किया है, पावर को आपने डिवाइड कर दिया व्यवस्थापिका के अंतर्गत, कार्यपालिका के अंतर्गत और न्यायपालिका के अंतर्गत, जो आपने डिवाइड किया है ये, इसी कारण जुडिशरी का जो पावर है वो लगातार बढ़ा है उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत। आप एग्जाम्पल ले सकते हो अमेरिका। अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम वो लगातार पावरफुल होता जा रहा है, पहले इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को पावरफुल करता रहा, क्योंकि उनको कंट्रोल करना था विधायिका और कार्यपालिका को, और उनको कंट्रोल करने के लिए उनके पास में पावर होना चाहिए। ऐसे में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको स्वीकार कर लिया गया है, उसकी स्वीकृति एक्सेप्टेंस जैसे जैसे लगातार बढ़ा है अमेरिका और यूरोपीय देशों में या भारत जैसे देशों में बढ़ा है, वैसे वैसे जुडिशरी सिस्टम लगातार पावर में आता रहा है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, ये मिलान करना है आपको एक दूसरे से। 19 नंबर क्वेश्चन है, कीजिए इसको। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये कहां पर है? दूसरा है इसमें। द्वितीय मतदान प्रणाली यानी सेकंड बैलेट सिस्टम, और तीसरा है वैकल्पिक मत प्रणाली, और अंतिम है हमारा अतिरिक्त सदस्य प्रणाली। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहला है यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इस प्रकार का सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये बताइए आप। यूएसए के अंतर्गत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस प्रकार का सिस्टम आपको देखने को मिलता है। द्वितीय मतदान प्रणाली, ये कहाँ पर? ये तो सीधा सीधा फ्रांस से जुड़ा हुआ, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में इसका प्रयोग बहुत बार हुआ है। पहली बार में रिजल्ट नहीं आते, लगभग जो काम होता है वहां पर द्वितीय मतदान प्रणाली के द्वारा ही होता है। तीसरा है वैकल्पिक मत प्रणाली, इसका संबंध किस देश से है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट है इसमें अतिरिक्त सदस्य प्रणाली, तो इसमें आ जाएगा जर्मनी। तो इनको चारों को आपको नोट करना है कि कौन सा सिस्टम किस देश के साथ में जुड़ा हुआ है, ये आपको नोट करना है। और अब है हमारा अंतिम क्वेश्चन, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। जनवादी लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? पार्टिसिपेशन ग्राउंड लेवल पर या आधार में। ओके, तो ग्राउंड लेवल पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी शासन में जनता की भागीदारी अधिकतम किस व्यवस्था में होगी? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास में लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा, लोकतंत्र की विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, ये तो हो ही नहीं सकता, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत, देखते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी हटा दीजिए। दो ऑप्शन आपके पास में मार्क्सवादी अवधारणा, तो मार्क्सवादी अवधारणा में सर्वहारा के पास में पावर आ जाएगी और कुछ समय वो ही पावर में रहेगा। ओके, तो मार्क्सवादी एक ऐसा आइडियोलॉजी है या एक ऐसा थियरी है जिसमें ग्राउंड लेवल पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, ज्यादा से ज्यादा सहभागिता की बात इस मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत की जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है जनवादी लोकतंत्र से। तो ये आसान सा, ये भी हो जाएगा। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आया एक तो मैसेज कर दिया कीजिए आप। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो इसमें, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए या जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उनमें कोई कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का कोई कॉन्सेप्ट हो छोटा सा, तब तो हम बता देंगे। सब कुछ इन क्वेश्चन सीरीज में बताना पॉसिबल नहीं होता, ये बात आप भी समझते हो। तो अभी के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।